और वहीं देखिए, पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध को तकरीबन 1 महीना बीत गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। आपको बता दें कि युद्ध में हूथी की एंट्री ने इजरायल और अमेरिका की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइलें दाग करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं, जिसके बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। वहीं ट्रंप ने पहली बार माना है कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जोराल्ड का ईरान ने घेर कर शिकार किया था। वहीं ईरान के किलर ड्रोन ने इजरायल और अमेरिका के बेस पर हमले का आतंक मचा दिया है, जिससे इजरायल और अमेरिका को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। और वही देखिए, 28 फरवरी 2026 से जो युद्ध ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल लड़ रहे हैं, उसमें भले ही हम और आप नहीं शामिल हैं, फिर भी हमें शामिल कर लिया गया है। इस युद्ध ने दुनिया के आने वाले कल को एक ऐसा अंधेरा दिया है जिससे निकलने में वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन कुछ देश हैं जिनके लिए ये युद्ध एक अवसर है और वो इससे अपनी जेब भर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा चेक पॉइंट जहां से दुनिया का 27% तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG गुजरता है, वो इस युद्ध की वजह से बंद हो गया है। दुनिया का 20 से 30% फर्टिलाइजर भी इसी संकरे रास्ते से होकर जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया की ताकतवर शक्तियां कंट्रोल चाहती हैं। Negotiating now and be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कहा है। ये महाशक्तियों के युद्ध को ATM बनाने के उस मिजाज को जाहिर कर देता है जिसमें उनका हंगर गेम चलता है, और इस हंगर गेम का पहला फेज ही है कमाई की भूख। जैसे ही पश्चिम एशिया का गैस और तेल फंसा, पूरी दुनिया की नजरें सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश की ओर घूम गई हैं। ये जाहिर है कि ईरान और आसपास के मुल्कों में तेल और गैस की फैसिलिटीज पर हमलों के बाद उनके शुरू होने और सामान्य होने में वर्षों का समय लग सकता है, और उसका फायदा उठाएगा अमेरिका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च डिवीजन की एक रिपोर्ट कहती है कि इस टकराव से आर्थिक फायदा उठाने के लिए अमेरिका सामने आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में लंबी चलने वाली जंग का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिल सकता है, खासकर तेल और गैस के कारण। इसका कारण यह है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पहले से एक बड़ा ढांचा बदल रहा है। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने रूसी गैस से तेजी से दूरी बना ली और अब वो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिसमें बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में टकराव सप्लाई को प्रभावित करता रहा और कीमतें बढ़ती रहीं, तो अमेरिकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। यूरोप का रूस से दूर होना इस बदलाव की बुनियाद है। पहले यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक रूस से पाइपलाइन गैस पर निर्भर थी, लेकिन जंग और पाबंदियों के बाद ये निर्भरता तेजी से टूट गई। यानी रूस और यूक्रेन की जंग ने भी अमेरिका के लिए वो रास्ते बनाए जिससे वो यूरोपियन यूनियन के खर्च के उस हिस्से को हथिया सके जो रूस को जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में रूस की पाइपलाइन गैस की हिस्सेदारी 2021 में करीब 40%, जो 2025 में घटकर 6% रह गई। अगर पाइपलाइन और LNG दोनों को जोड़ दें, तब भी 2025 में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 13% रह गई है। इस बदलाव के चलते यूरोप को जल्दी नए सप्लायर्स ढूंढने पड़े। पाइपलाइन गैस की जगह अब समुद्री रास्ते से आने वाली LNG की मांग तेजी से बढ़ गई है।
इस नए माहौल में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो यही माना जा रहा था कि यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा और रूस के सामने उसे सरेंडर करना होगा, लेकिन अमेरिका से सैन्य मदद मिलती रही। यूरोप के भी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजते रहे और पिछले 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 35,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, लाखों लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो गई। लेकिन अमेरिका ने इस जंग में ईंधन डालकर इसे इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल वॉर में तब्दील किया कि रूस से होने वाला यूरोप का व्यापार बदल गया। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में यूरोपीय यूनियन ने 140 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा एलएनजी आयात की, जिसमें लगभग 58% अमेरिका से आई। 2021 से 2025 के बीच अमेरिकी एलएनजी सप्लाई लगभग 3 गुना बढ़ गई। अब ईरान युद्ध भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ईंधन का काम करने वाला है। फौरी तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका को इस जंग में हर रोज बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और उसे भी ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और उसका असर राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग पर भी पड़ रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर और स्टोरेज क्षमता विकसित करा के इस मौके का फायदा उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कंपनियों ने जल्दी से फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर्स तैयार किए, जिससे सप्लाई में आने वाली दिक्कतों को संभाला जा सके। इसका मतलब यह है कि जब यूरोप की मांग बढ़ती है या दुनिया में सप्लाई कम होती है तो अमेरिका बाजार का बड़ा हिस्सा पकड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के एनर्जी व्यापार में हो रहे इस बदलाव ने अमेरिकी एलएनजी एक्सपोर्टर्स को केंद्र में ला दिया है। और देखिए, खुद को पीस मेकर कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन हथियारों को बेहतरीन दर्जे का कहा है, अब अमेरिका उनका उत्पादन 4 गुना बढ़ा देगा। ये तय हो चुका व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में जिसमें शामिल थी अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों के सीईओ, जहां करीब 60 से 80 देश युद्ध या उससे जुड़े संकट झेल रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने के लिए नहीं है, न जाने कितने ही बच्चों और लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है और दुनिया को जंग के अंधे कुएं की तरफ धकेल रहे हैं। Made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया के टॉप वेपन सप्लायर देश। अमेरिका तो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। 2026 में अमेरिका का सैन्य बजट लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। यूएस बजट का तीसरा सबसे बड़ा खर्च ही डिफेंस है, जिसमें हथियार और उनकी खरीद पर करीब 200 अरब खर्च किया। खास बात तो ये है कि अमेरिका का सैन्य बजट हर साल बड़ा ही है। पिछले हफ्ते अमेरिका की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ गईं। इनमें नॉर्थरोप ग्रुमेन, आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन शामिल है। ईरान से चल रहे युद्ध में अमेरिका क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, हेवी बॉम्बर्स, ड्रोन, एयर डिफेंस और ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। वह ईरान भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अमेरिका के कई डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही अमेरिका जिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर दुनिया भर में डंका पीटता था, उसे भी इस युद्ध में कई मौकों पर मात दी जा रही है।
यहाँ भी एक तरह से अमेरिकी मिलिट्री पावर और रूसी और चीनी मिलिट्री पावर की जंग चल रही है। ईरान के अधिकतर हथियार चीन और रूस की तकनीक पर बने हैं और वो अमेरिकी तकनीक को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का मकसद किसी विचारधारा को जिताना नहीं, इसका मकसद हथियारों की ग्लोबल फैक्ट्री को 24 घंटे चालू रखना है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2021 से 2025 के बीच दुनिया भर में बड़े हथियारों के व्यापार में 9.2% की भयानक बढ़ोतरी हुई। ये उछाल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दुनिया भर में फैले डर और असुरक्षा का सीधा रिजल्ट है। इस हथियारों की रेस का सबसे बड़ा विनर अमेरिका है। आज दुनिया के कुल हथियार एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 42% हो चुका है। अमेरिका ने 99 देशों को अपने हथियार बेचे हैं और इस पूरे ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का दबदबा ऐसा है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अकेले सऊदी अरब अमेरिका के 12% हथियारों का खरीदार बन चुका है और कतर ने भी अपने इंपोर्ट को दोगुना कर दिया है। अमेरिका इन देशों को फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट बम बेच रहा है। पेंटागन के जरिए अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को 2020 से 2024 के बीच $2.4 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी जीडीपी इसके सामने छोटी पड़ जाए। हथियारों की बिक्री को अब सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी को टॉप पर रखने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। ये एक परफेक्ट और खौफनाक बिजनेस मॉडल है। देश डरे हुए हैं, उन्हें हर हाल में सुरक्षा चाहिए और इस सुरक्षा की कीमत करोड़ों अरबों डॉलर के हथियारों के रूप में चुकाई जा रही है। पश्चिम एशिया की जमीन पर जब कोई बम गिरता है तो उसका धमाका भले ही वहां के लोगों की जान लेता हो, लेकिन उसकी गूंज से वॉशिंगटन और मॉस्को के शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों के शेयर ऊपर चले जाते हैं। जो शांति के लिए ताकत की बातें करते हैं वो दरअसल अपने देश की हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों का प्रमोशन कर रहे होते हैं।